नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। कई दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। अजीत जी निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, दिल्ली से बाहर थे और आज हम दोनों दिल्ली में हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली आए हुए थे। कल उन्होंने प्रधानमंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की। अमित शाह बाहर थे, तो सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की और कहा जा रहा है कि बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है और आगे बिहार को कैसे चलाना है, क्योंकि पहली बार बीजेपी बिहार में सत्ता को प्राप्त की है। तो एक छाप छूटनी चाहिए कि बीजेपी यदि सत्ता में आई है तो कुछ दिखे भी। और सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिख भी रहे हैं। देखिए, कल रात को हमारी मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात पर कई लोगों की टिप्पणी थी कि जब मैंने सम्राट चौधरी से मुलाकात कर ली तो आगे उनकी निंदा हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, मुलाकात और पत्रकारिता दोनों भिन्न चीजें हैं। यदि बिहार का अहित होते कहीं दिखेगा, बिहार पीछे छूटते दिखेगा, तो आवाज हम लोग जरूर बुलंद करेंगे। तो सबसे पहले तो सम्राट चौधरी को कैबिनेट विस्तार, फाइनेंशियल क्राइसिस, आज तेजस्वी यादव ने भी कड़ा हमला बोला है। और देखिए, शिवानंद तिवारी की वह टिप्पणी भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर है और विपक्ष जो है घर में बैठा हुआ है, टीवी पर बाइट दे रहा है। तो ऐसे में विपक्ष कहाँ है और विपक्ष क्या ही कर सकता है, इस बात को समझिए। बंगाल का चुनाव माथे पर है। उधर जेडीयू ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और अब श्रवण कुमार विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार भी बिहार की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले उनके पुत्र निशांत कुमार बिहार की यात्रा करने वाले हैं। चंपारण से शुरुआत हो रही है, अजीत जी। और यह भी देखने को मिल रहा है कि देखिए, जो हमने कहा सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है, अब तो वह सोशल मीडिया पोस्ट पर भी एक्शन लेने लगे हैं। बीपीएससी मामले में मैंने उन्हें इंगित करते हुए, उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक पोस्ट लिखा था कि जो एईडीओ एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है। और पोस्ट के, मैंने समझा भी नहीं था, पोस्ट के कुछ घंटे बाद ही एक्शन भी हो गया, एसआईटी गठित हो गई और सारे काम होने लगे हैं। तो लगता है, अब देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विजय कुमार सिन्हा का बड़ा फैसला होना है और विजय कुमार सिन्हा का फैसला सिर्फ सम्राट चौधरी को नहीं करना है, फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है कि विजय कुमार सिन्हा सरकार में किस रूप में रहेंगे, किस विभाग का प्रभार संभालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मंत्री बनेंगे। और विजय कुमार सिन्हा से बहुत ज्यादा प्रेम, मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं, दूसरे सहयोगी दल को भी है। इसका भी ध्यान रखना होगा। तो विजय कुमार सिन्हा भी एक फैक्टर है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार को आगे किस रूप में आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई, आरएसएस के कार्यालय भी कल गए थे सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले, अमित शाह बाहर थे, उनसे भी बात हो ही जाएगी और फिर मंत्रिमंडल का स्वरूप भी तय हो जाएगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं जो नई सरकार बनी है, 3 लोगों का कैबिनेट है, जिसकी आज एक बैठक होने वाली है। मतलब होने वाली क्या, हम लोग अभी इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि होने वाली है। जब जब हम लोग का प्रोग्राम चलेगा तब तक बैठक हो चुकी होगी। शाम 6 बजे की बैठक की गई थी। तो वो पहली बैठक है, 3 लोगों की अभी कैबिनेट है और उन्हीं 3 लोगों को तमाम डिसीजंस लेने हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना निकला जा रहा है, ये वित्त वर्ष का पहला महीना है, अप्रैल का महीना। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले दिन से काम शुरू हो जाएंगे। तो जो जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इशारा आपका है, आप लिख रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, सम्राट चौधरी ने उस पर ध्यान दिया ही होगा। और इस बीच तेजस्वी यादव ने जो है अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया, और ये चर्चा है खूब की 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा और 1 करोड़ लोगों की पेंशन रुकी हुई है, वो पेंशन दिया जाएगा। अब ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो जो लोन लिया जाएगा वो उसी पेंशन के मद में जाना है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा नहीं कि पैसे नहीं होते हैं। सरकार के पास पैसे होते हैं, किस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना है ये सरकार तय करती है। इसके बावजूद इस बात में कोई संदेह नहीं है ज्ञानेश्वर जी की रेवेन्यू का इंतजाम सबसे बड़ी समस्या होने जा रही है इस सरकार के लिए आगे आने वाले दिनों में। और जब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक वही हैंड टू माउथ वाली स्थिति रहेगी कि आप कर्ज लीजिए, टैक्स वसूल करके उसमें जो आपका हिस्सा बन रहा है बिहार सरकार का, बिहार का जो हिस्सा बन रहा है वो केंद्र सरकार दे दे। आप अपने सोर्सेज से जो रेवेन्यू जुटाएं उससे किसी तरह से काम चलाएं, कि आप वेतन दे दें, पेंशन दे दें, एस्टेब्लिशमेंट चला लें, कुछ और चीजें आप कर लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। वो पूरी तरह से भारत सरकार की मर्जी और उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। तो रेवेन्यू का क्या नया मॉडल बनेगा,
बिहार में कर्ज अभी वैसे दुनिया के तमाम विकसित देशों के आंकड़े अगर हम लोग देखें ज्ञानेश्वर जी, तो लोगों ने अपने जीडीपी के 150-150% तक कर्ज लिया हुआ है। कर लिए, तो बिल्कुल। बिहार का जीडीपी अगर मान लीजिए अभी 12 लाख करोड़ का जीडीपी है बिहार का, तो कई कई राज्य ऐसे हैं जो 12 लाख करोड़ के जीडीपी पर 18 लाख का कर्ज ले चुके हैं। कई देश, विकसित देश, जी, राज्यों की बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, राज्यों के अभी कम है, 40% 50% तक पहुंच गया है जीडीपी का कर्ज। बिहार का भी कर्ज जीडीपी के 35-37% तक, 40% के आसपास पहुंचा हुआ है। तो उस अनुपात में कितना कर्ज लेंगे, फिर उस कर्ज के लिए आपको उस लोन सर्विस भी तो करना होता है, उसका ब्याज भी तो चुकाना बिल्कुल। होता है। तो ये चुनौती है। इस चुनौती को निपटने के लिए हो सकता है प्रधानमंत्री से बात हुई और ये औपचारिक यात्रा थी ज्ञानेश्वर जी, सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री के तौर पर पहली दिल्ली यात्रा थी, तो औपचारिक जी, मुलाकातें थी। हमको बिल्कुल, लगता है कि जल्दी उनको यात्रा करनी चाहिए, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए है, और दिल्ली आकर के बंगाल का चुनाव खत्म होते ही वित्त मंत्री के साथ और जो दूसरे इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मिनिस्ट्री हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, रेल मंत्री के साथ, इन सब के साथ उनकी मुलाकातें होनी चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। बिहार के लिए क्या प्रोजेक्ट ले जाया जा सकता है, इस पर बात करनी चाहिए है। अब एकदम खुल करके ये बात होनी चाहिए। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को झोली फैलाने में, हाथ फैलाने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने देश ये देखा भी, मैंने ये नोटिस किया कल अजीत जी, कि जब मैं कल रात को मिल रहा था तभी मिस्टर नवनीत आ गए थे, अफसर एचआर वाले, जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। उन्होंने छोटी शुरुआत की और आज उनकी कंपनी जो एचआर सर्विसेज उपलब्ध कराती है, करीब 65,000 लोगों को रोजगार दिए हुए है। तो नवनीत से पहली मुलाकात में सम्राट चौधरी ने कहा, और यह अच्छा मुझे लगा, कि आप पटना आइए, बिहार आइए, 65,000 को 5 लाख कीजिए, और बिहार सरकार आपके लिए, आपकी सुविधा के हिसाब से पॉलिसी बनाने को तैयार है। हम बिहार में रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में निवेश बढ़ाना चाहते हैं, और बिहार में कुछ नया हो। तो देखिए, झोली तो उन्होंने फैला दिया है। जो मिलने जा रहे हैं उनसे करें, आप आइए, मैं आपसे मिलने को तैयार हूं, आपके हिसाब से पॉलिसी बनाने को तैयार हूं। बिल्कुल, तो यही हम कह रहे हैं कि बिहार, चूंकि देखिए सबसे अमीर राज्य जो हैं देश के, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी झोली फैलाने में कोई हिचक नहीं होती है। भाई, आप बिल्कुल। अपने लिए कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, मांग तो बिहार जी, के लोगों के लिए मांगना है ना, आपको 14 करोड़ लोगों के लिए मांगना है, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस मांगते हैं आकर के, चंद्रबाबू नायडू को हम लोग देख रहे हैं कि कितनी चीजें ले गए वो यहाँ से, और कितने इंडस्ट्रीज और क्या फैक्ट्रीज, और एक नया पूरा शहर बन रहा है बिहार में। तो ऐसे बहुत शहरों की जरूरत है, सैटेलाइट सिटीज डेवलप होने हैं, तो शहरी विकास मंत्री से मिलिए आकर के, और जो संभव हो सकता है बिहार के लिए वो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब जब एक्टिविटी बढ़ेगी, जब इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तभी रेवेन्यू का सोर्सेज भी बढ़ेंगे और तभी बिल्कुल। लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। तो ये प्राथमिकता है। हम लोग एक प्राथमिकता पर चर्चा कर चुके हैं उनके, कि करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, शुरू करना चाहिए है, कर दिया है उन्होंने, वो उसको आगे ले जाएं, करप्शन पर रोकें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ से आकर के अपना मदद लेके जाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी तो अपने आप बिहार में विकास होगा। और 2-3 बड़े इंडस्ट्रीज अगर आ गए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, तो उनके हिसाब से उनके पीछे लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो ये उनकी बिल्कुल। प्राथमिकता होनी चाहिए। इस औपचारिक मुलाकात के बाद वो करेंगे। हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। निश्चित तौर पर। पहले पहले कहा जा रहा था 6 मई का, लेकिन आपने एक पोस्ट लिखा कि 29 या 30 मई को भी हो सकता है। तो अप्रैल को। ये 30 अप्रैल को, माफ करिएगा, जी, 29 या 30 अप्रैल को। तो ये ऐसी सूचना है दिल्ली में कि 30 अप्रैल को या 30 जी, अप्रैल के पहले ये चीजें, 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होगा बंगाल का, तो हो सकता है कि 30 अप्रैल को हम्म, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, सारे मंत्रियों की शपथ हो जाए। जी, और ये जो, उसमें तमाम उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं आए, अमित शाह नहीं आए, कोई ग्रैंड उत्सव नहीं हुआ। उन सब लोगों को भी हो सकता है कि उस समय जवाब मिल जाए। क्योंकि हमारी बात हो रही थी, जेडीयू के जो बड़े नेता लोग हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सीधे अमित शाह ने फोन करके कहा था कि आप जो है, कोई बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए, कोई, हम बिल्कुल, लोग बड़ा इवेंट नहीं करना चाहते हैं, नीतीश कुमार की विदाई का जश्न मनाते हुए हम लोग नहीं दिखना चाहते। तो हम्म, एकदम ये बात हम लोग पहले से कह रहे थे कि इसी वजह से नहीं हुआ है। तो 29 या 30 तारीख को अगर ऐसा होता है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री नहीं आए तो केंद्रीय गृह मंत्री जरूर आएंगे, अमित शाह जी, उसमें शामिल होंगे। तो वो कर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि काम का बंटवारा हो, हर व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो, अपने हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति करे, ये सब चीजों में भी टाइम लगता है, और करके बिल्कुल। बिहार का काम शुरू करे। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर ओवरबर्डन है, कोई काम नहीं कर पाएगा। अभी आज हम्म, जितने लोगों को 29 विभाग है मुख्यमंत्री के पास, तो किसी विभाग का डिसीजन वो नहीं लेंगे, हम सब लोग हम्म, जानते हैं कि नहीं लेंगे, क्योंकि हम्म, आगे उस डिसीजन को आकर के किसी और मिनिस्टर को इंप्लीमेंट करना है।
तो इसलिए बिल्कुल। कोई एक बड़ा जेनेरिक डिसीजन हो जाएगा कैबिनेट में, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए मिनिस्टर्स का होना जरूरी है, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का, मिनिस्टर के निजी स्टाफ का, ये सब होना जरूरी है, तो ये करना चाहिए। तो एक हम्म, ये पहलू है सरकार का ज्ञानेश्वर जी, इस बारे में सरकार को हम लोग आगे लगातार, और आपने कहा ना कि मिल लिए तो कैसे आलोचना करेंगे, तो हम लोग क्या तेजस्वी यादव से नहीं मिलते थे? तेजस्वी यादव तो आपके बिल्कुल। कार्यक्रम में आए थे, लाइव सिटीज के बिल्कुल। कार्यक्रम में आकर के बैठ के गए थे, और बिल्कुल। काफी देर बैठे थे। और मेरे हम लोग निजी सड़क पर थे, कार्यक्रमों में आते रहे, मेरे निजी आते रहे आप, कार्यक्रमों में आते हमने रहे। देखा उस समय, आपके निजी कार्यक्रम में भी देखा उनको हमने। जी। और लाइव सिटीज का जो कॉन्क्लेव हो रहा था उस समय संजय यादव बोल रहे थे, तो हम लोग बैठे रहे, कितनी देर तक वो बैठ के वेट करते रहे अपनी बारी का, और फिर जाकर के उन्होंने कहा। तो किसी भी समय तेजस्वी यादव के ऊपर कोई निजी हमला हम लोग का नहीं होता है, कभी नहीं होता है, बिल्कुल। उनके निजी आचरण का, निजी बातों का, परिवार की चीजों का नहीं है। हम्म, राजनीतिक असर पर उनकी, अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन जो आपने कहा शिवानंद जी का पोस्ट देख करके हम लोग खुद ही देख रहे हैं, हम लोग कल तो बिल्कुल। उन्होंने, अखिलेश यादव ने पोस्ट करके कहा योगी आदित्यनाथ के लिए कि लगता है विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। मतलब जब सत्ता पक्ष प्रदर्शन करने लगे, सड़क पर उतर जाए, तो उसके बाद हम्म, क्या बचता है? तो बिल्कुल। सत्ता पक्ष सड़क पर उतरा हुआ है, सत्ता पक्ष कह हम्म, रहा है, इतना पावरफुल सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टी हमको काम नहीं करने दे रही है। और हम्म, अपोजिशन की पार्टी अपने कैसे नैरेटिव को आगे ले जाए, जनता के बीच ले जाए, उसके पास कोई होश ही नहीं, कोई सुध-बुध ही नहीं। तो अगर बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल। इस इश्यू पर अगर ये सवाल उठाते हैं, तो ये तेजस्वी यादव की कोई निजी आलोचना नहीं है। ऐसी जी। सरकार के किसी नीतिगत फैसले में अगर कोई कमी दिखती है और हम लोग उस पर सवाल उठाते हैं, तो ये मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की निजी आलोचना नहीं होती है। इस बात को हम्म, समझने की जरूरत है। हम्म, ये बहुत सहज सी बात है, और जो लोग पत्रकारिता करते हैं, रोज ही आप विधानसभा में लोगों से मिलते रहे, हम लोग लोकसभा में मिलते रहते हैं, तो क्या हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं? और देखिए ना अजीत जी कि मेरी मुलाकात यदि दिल्ली में सम्राट चौधरी से हुई है, तो पटना में मेरी मुलाकात विजय कुमार सिन्हा से भी हुई है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और लंबी मुलाकात हुई है। और देखिए जो सरकार फैसले कर रही है, देखिए अभी जो आपने कहा ना कि मंत्रिपरिषद का पूर्ण रूप से गठन बड़ा ही आवश्यक है, कि सरकार पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, कि जो हुँ, हड़ताल चल रही थी, हड़ताल खत्म नहीं हो रहा था, तो हड़ताल अवधि के दौरान जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, देखिए जो गलतियों के लिए, जो भ्रष्टाचार के लिए या गड़बड़ियों के लिए जो कार्रवाई हुई, वह शिथिल नहीं की गई है। लेकिन हड़ताल अवधि के दौरान किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी शिथिल किया गया है, और जो छुट्टियां हैं उन्हें छुट्टियों में सामंजित करने का आदेश दिया गया है, निलंबन खत्म करके। तो सरकार पटरी पर लाने का पहले प्रयास कर रही है कि पहले पटरी पर लाओ, फिर जो इनकी गड़बड़ी है उनको देखो। तो ऐसा नहीं है कि हम तेजस्वी यादव से मेरा कोई बैर है, विजय कुमार सिन्हा से मेरा कोई बैर है, सम्राट चौधरी से मेरा कोई बैर है, कोई बैर नहीं है। जो खबर है, और खबर के लिए तो मिलना ही संसार का नियम है और पत्रकारिता का नियम है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं और मिलेंगे नहीं, तो आपके पास खबर कहां से आएगी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमको हमारे एक बड़े हम संपादक ने हमको समझाया था कि हर जी। व्यक्ति जो बिजनेस करता है या काम करता है, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है। बिना इन्वेस्ट बिल्कुल। किए उसका कोई काम सफल नहीं हो सकता। व्यापारी पैसे हम्म, का इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है, जोखिम लेता है। पत्रकार क्या इन्वेस्ट कर सकता है? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल। पत्रकार टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। हम्म, तुम टाइम इन्वेस्ट करना होगा। तुम्हारा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें तुमको पूंजी इन्वेस्ट करना है, टाइम तुमको इन्वेस्ट करना है। तुम टाइम लगाओ, नेताओं के पास जाके बैठो, उसके कार्यालय में बैठो, उससे मुलाकात करो, किसी के साथ चाय पियो, किसी के साथ खाना खाओ, कुछ ना कुछ खबर मिलेगी तुमको। तुम खाली विभाग में जाकर के बैठोगे तो तुम फाइल की आवाजाही देख करके तुमको खबर का अंदाजा लगेगा। तो हम्म, टाइम इन्वेस्ट करना होता है पत्रकार को। तो सबसे बड़ी चीज है, कॉन्टैक्ट बनाना होता है, आपको संपर्क बनाने होते हैं, और टाइम इन्वेस्ट करना होता है। यही दो चीजें कर सकते बिल्कुल। हैं हम लोग, और बिल्कुल। उसी से पत्रकारिता चलती है। तो ये काम हम लोग करते रहेंगे, उसमें कोई किसी सोशल मीडिया में कमेंट का और किसी के कहने का कोई मतलब नहीं। हम्म, हम आपके कार्यक्रम को लोग इस आधार पर जज करें कि जो आप कह रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है, और उसमें कोई पर्सपेक्टिव के स्तर पर उसमें कोई कमी है, क्या कमी है, या वो अच्छा है, हम्म, इस आधार पर जज किया जाएगा। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारा आचरण जो है वो हमारा उपदेश है, हमारे भाषण उपदेश बिल्कुल। नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल। ये चीज, इन बिल्कुल। चीजों पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम्म, खैर, तो अब सरकार जो करेगी उस पर हम लोग की नजर रहेगी, और हम लोगों ने बता हम्म, दिया क्या प्राथमिकता है। अभी तत्काल जी। मंत्रिपरिषद का पूर्ण रूप से गठन हो जाए, सारे मंत्रियों को, विभागों का बंटवारा हो जाए, काम शुरू करे सरकार, फिर हम लोग उसके आधार पर जज करेंगे रेवेन्यू का कैसे इंतजाम करना है। कर्ज हम्म, पर निर्भरता कम करनी होगी ज्ञानेश्वर जी। कर्ज पर निर्भरता कम नहीं किए, हम लोग चुनाव के पहले कहते थे 63 करोड़ रुपया रोज ब्याज चुका रहा है बिहार जैसा गरीब राज्य। तो अब और बिल्कुल। अगर कर्ज लेंगे तो उस ब्याज की राशि तो बढ़ेगी ना। तो कर्ज जी। के बजाय भारत सरकार से अनुदान की बात करिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से मिल करके उनके प्रोजेक्ट्स की बात करिए, वो ले जाइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाइए बिहार में। तो जी। ये करना है, ये सम्राट चौधरी करेंगे, अपनी बात है। अब ये
अब आइए जनता दल, सबसे ज्यादा जी, जो दिलचस्पी है ज्ञानेश्वर जी लोगों की, वो जनता दल की राजनीति में है, जनता दल यू की बिल्कुल जनता राजनीति। दल यूनाइटेड की राजनीति में। जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में लोगों की दिलचस्पी ये थी कि उसका पहला मुख्यमंत्री कब बनता है, कौन बनता है। ये दोनों दिलचस्पी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री हो गए। जनता दल यू में क्या होगा, कई दिन तक ये बिल्कुल। सस्पेंस लगा रहा। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। और ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि बैठक होती थी विधायक दल की और या संसदीय दल की, और पार्टी आला कमान को ऑथराइज कर दिया जाता था कि पार्टी आला कमान फैसला करेगी। तो जी। उस कल्चर में जेडीयू के विधायकों ने नीतीश कुमार को ऑथराइज किया कि नीतीश कुमार फैसला करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और उसके 24 घंटे बाद अगले दिन नीतीश कुमार ने कहा कि, और उस बीच कयास लगाए जाने लगे कि क्या विजय चौधरी हो सकते हैं या कौन बनेगा। कई लोग चाहते थे कि उनके बेटे को ही अभी पहले ही नेता बना दिया जाए। उस विधायक दल का बिल्कुल। नेता होने के लिए या विधानमंडल दल का नेता होने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं, आप एमपी रहते जी। हुए भी हो सकते हैं और कुछ नहीं रहते हुए भी हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया। और इस बात को लेकर के, और मतलब ये हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे थे, अब इसके दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। ये क्या कोई आगे की राजनीति निशांत के लिए इससे मुश्किल हो सकती है या उनके लिए आसान होगी। जेडीयू की राजनीति में उनका रास्ता आसान होगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये नाराजगी थी कुर्मी लोगों में और नालंदा के लोगों में खासतौर से, क्योंकि उनके हाथ में तो एकदम, वो लोग तो ये सोच रहे थे ना कि सत्ता जाएगी तो धीरे धीरे जाएगी, मतलब मुख्यमंत्री बिल्कुल। गंवा रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, नालंदा का होगा, कुर्मी होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, निशांत होंगे तो ये और बढ़िया होगा। लेकिन निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं हुए, कोई नालंदा का उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई कुर्मी उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और इतनी बिल्कुल। निराशा थी, इतनी नाराजगी थी लोगों के मन में इस बात को लेकर के। और फिर ये वो माहौल याद आ गया ज्ञानेश्वर जी हमको, जो लोकसभा ये विधानसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे के टाइम एक बार देखा था हम लोगों ने, जब वो पहली लिस्ट आ गई थी कि सीटिंग सीटें जी। जेडीयू की जा रही हैं और लोग संजय झा ललन सिंह को गाली देने लगे थे। फिर एक बार ऐसा ही शुरू हो गया था। कई लोगों बिल्कुल। ने फोन करके ज्ञानेश्वर जी हमको कहा कि कैसी पार्टी हो गई जेडीयू की, केंद्र में इसको एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला तो वो भी भूमिहार को दिया, और यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो वो भी भूमिहार को बनाया। ये भूमिहार की पार्टी है, कोई भूमिहार तो बीजेपी का वोटर है, यादव आरजेडी का वोटर है, कुर्मी का क्या होगा। तो लोग सचमुच नाराज थे। उस नाराजगी में नीतीश कुमार को फैसला लेना था कि नालंदा के किसी कुर्मी को बना करके और एक मैसेज दें, उन लोगों की नाराजगी दूर करें, या कहीं और के कोई और कुर्मी बनाए, हम किसी और को हम कमान दें अपने आप, ताकि वो निशांत के लिए आगे का रास्ता मुश्किल नहीं हो। बिल्कुल। श्रवण कुमार बनाए गए हैं, इसका मतलब ज्ञानेश्वर जी ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार को ये भरोसा है अपनी उस अवस्था के बावजूद कि कमान हमारे हाथ में है, कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम जो चाहेंगे सो करें। ये जी। कॉन्फिडेंस है, इसलिए उन्होंने बनाया है। और ये कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से एक टाइम हमने मांझी को बनाया था और मुश्किलें आई थी तो हमने हटा दिया था, उसी तरह से ये हमारे कंट्रोल में है कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम श्रवण कुमार को भी हटा देंगे, विजय चौधरी को भी हटा देंगे, या विजेंद्र यादव को भी हटा देंगे। जिसको भी हटाने की जरूरत होगी वो हम हटा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के अंदर अभी ये कॉन्फिडेंस है, उनके कोर ग्रुप के, उनका इनर सर्किल है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि डिसीजन तो अंत में नीतीश कुमार को ही करना है। और कोई अजीत जी उनके देखिए डिसीजन ना, को अजीत डिफाई जी नहीं। देखिए ना, आपने इनर सर्कल की बात कर दी। और देखिए निशान को लेकर, देखिए इनर सर्कल के एक बहुत ही वरिष्ठ आदमी मुझे बता रहे थे कि निशान जो है ना, जो बेहतरीन मार्ग है, जो सफलता का तय मार्ग है, उस पर चलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोग उन्हें भटकाव की दिशा में ले जा रहे हैं, जिनमें उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्वार्थ है, जिन्होंने पहले उन्हें कंफ्यूज रखा और इसके लिए उन्हें विवश किया कि वह पापा के सामने जिद करें कि 6 महीने बने रहें। और अब भी दबाव की राजनीति, तो देखिए दबाव की राजनीति से जेडीयू जो है अभी आगे नहीं जा सकती है। पहले जेडीयू को अपनी जमीन को ठीक रखना है। नीतीश कुमार का ही नाम है और नीतीश कुमार के नाम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। निशांत की पहचान नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसके अलावा वे अपने को कुछ भी न माने कि ऐसा कुछ नहीं है उनमें कि उनके पीछे जनता चल दे। तो निशांत को जो समय की जरूरत है, जो पार्टी की जरूरत है, जो नीतीश कुमार की जरूरत है, उस पर चलना होगा, नहीं तो सब कुछ गवाते चले जाएंगे। श्रवण कुमार की व्यवस्था भी नीतीश कुमार ने कर दी कि जब मर्जी होगी आपके लिए छोड़ देंगे। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव भी इतने निष्ठावान है कि नीतीश जी कह देंगे तो छोड़ देंगे, वो जीतन राम मांझी नहीं बनने जा रहे हैं। तो निशांत को समझना होगा
बिल्कुल वही, इसीलिए जेडीयू की राजनीति में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी है। लोग ये भी देखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार की दुविधा ज्ञानेश्वर जी समाप्त नहीं हो रही है। हम्म, उनको जब भी ये समझ में आ रहा है, फिर अपनी लीगेसी उनको याद आ जा रही है कि हम कैसे अपने बेटे को बना दें। कर्पूरी जी ने नहीं बनाया, या फला जी ने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, या इन्होंने बना दिया तो हम भी अब उन्हीं की तरह हो जाएंगे। तो ये हम्म, इस सोच में अभी भी है, वो अभी भी इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि थोड़े जी दिन के बाद और थोड़ा दिन बीत जाए, हम सीधे कैसे बना दें। भाई अगर सीधे नहीं भी बनाना है ज्ञानेश्वर जी, तो निशांत कुमार को अभी विधान परिषद के जो सीटें आनी है, उसमें विधान परिषद में तो भेजना ही चाहिए उनको। बिल्कुल। पार्टी अभी उनके पास पार्टी का कोई पद नहीं है, हम्म, पार्टी में तो किसी पद पर नहीं है वो, और सरकार जी में किसी पद पर नहीं है, और हम्म, न विधायक है न सांसद है। तो हम्म, कैसे राजनीति करेंगे? हम्म, इन पदों के साथ आप विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, तो इन सब के साथ एक प्रोटोकॉल होता है आपको। एक हम्म, सुरक्षा तो मान लीजिए दी जा सकती है आपको, लेकिन बाकी प्रोटोकॉल आपको नहीं मिलता है। वो चीजें आपके लिए उपलब्ध होंगी, अपने आप उपलब्ध हो अजीत जाती जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर दिए, मैं यही रोकता हूँ। देखिए, यह बताने वाले ललन सिंह नहीं है, संजय झा नहीं है, एक दूसरे वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि देखिए, निशांत से जब मुलाकात हुई और जब विदाई का वक्त आया, तो मैं पीछे हट गया, क्योंकि मुझे पता था कि निशांत मेरे कंधे पर हाथ रख देंगे। तो मैं निशांत के कंधे पर हाथ रखूं, यह तो शोभा देता है। निशांत कंधे पर हाथ रख दें, यह शोभा नहीं देखिए, यह सब छोटी छोटी चीजें हैं। इन्हें सिखाना होगा, जो भी उन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, मैंने फिर कहा, यह बात संजय झा ने और ललन सिंह ने नहीं कही, वह उनके चाचा हैं। लेकिन तीसरे को यह बात अच्छी नहीं लगी, और चलने के वक्त वह दूर चले गई, कहीं गलती से हाथ में रख दे और फिर यह फोटो वायरल हो जाए। एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं। लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि निशांत कुमार आगे बढ़ के उनके पैर छुएं, और लोग जी। ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अपने यार दोस्त की तरह उनके कंधे पर हाथ रख दें। एक हम्म, सार्वजनिक स्पेस में आपका जो आचरण होना चाहिए है, जो आपका कार्य व्यवहार होना चाहिए है, आपकी बातचीत का जो तरीका होना चाहिए है, उसकी ट्रेनिंग ली जाती है। बजाता आज कल इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब के लिए तो बिल्कुल। इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो हम्म, इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी साधारण सी बात है, उनको एक बार में समझ में आ जानी चाहिए। एक बार में देख के समझ आ जाना चाहिए है उनको कि क्या करना है, किस तरह से अपने को पेश करना है। जनता के बीच में जब आप रहेंगे तो कैसे प्रस्तुत होना है उनके सामने। तो बिल्कुल। ये उनको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात तो जैसे प्रोटोकॉल अगर होगा, तो ये भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि बड़े लोगों के साथ कैसे डील करना है, आपको उनके प्रति अपमानजनक नहीं होना है, और हम्म, उनके प्रति अतिशय सम्मान का प्रदर्शन भी सार्वजनिक रूप में। जरूरत नहीं है कि आप उनके पैर छुएं और उनको चाचा और बिल्कुल। पिताजी को पिताजी ही कहते रहे, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक बार हम्म, अभी हमने उनके मुंह से नहीं सुना है कि नीतीश जी, वो हम्म, अपने पिताजी पापा। को अभी पिताजी और पापा ही कह रहे हैं। भाई ये क्या हम्म, तरीका है? भाई बिल्कुल। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं ना, लालू जी लालू जी लालू जी, तो आप क्यों नहीं हम्म, नीतीश जी कह रहे हैं? हम्म, बिहार नीतीश जी कहता है ना उनको, सुशासन बाबू बिल्कुल। कहता है, नीतीश कुमार कहता है, नीतीश जी हम्म, कहते हैं, इस रूप में सबको प्रिय है। तो आप ऐसे कहिए, मतलब ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है। तो लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि जेडीयू की पॉलिटिक्स क्या होगी। अभी हम्म, 3 लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग निष्ठावान हैं ज्ञानेश्वर जी, हम सब लोग जान रहे हैं। नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस भी है कि हम जब चाहेंगे तब बदल देंगे, लेकिन अगर हम्म, नीतीश कुमार की तबीयत और सेहत बिगड़ती जाती है, और जिसको आपने बिठाया है पद पर, उनका उनका अटैचमेंट बढ़ता जाता है पद के साथ, फिर हम्म, छुड़ाना आसान नहीं होता है ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना भी निष्ठावान व्यक्ति हो, सत्ता हम्म, की का जो चुंबक है, जो मैग्नेट है सत्ता का, जो सत्ता की गोंद है, वो छूटने देती है किसी को, किसी से छूटता है। अगर सत्ता इतनी आसानी से छूट रही होती तो लोग इस तरह से विचारधारा छोड़ के, जन्मों की दुश्मनी छोड़ करके इसके साथ और उसके साथ थोड़े चले जाते। ये नहीं जाते। छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम्म, आप जिसको भी देंगे पद पर, उस पद के साथ जो पावर आता है, उस पद के साथ जो सुख सुविधाएं आती हैं, उस पद के साथ जो जलवा आता है, उससे छुटकारा पा लेना बड़ा कठिन होता है। अब हम्म, श्रवण कुमार मंत्री भी बनेंगे, 1995 से वो विधायक हो रहे हैं। जब से नीतीश कुमार की सरकार बन रही, वो मंत्री बन रहे हैं। अभी भी वो मंत्री बनेंगे, विधायक दल के नेता होंगे। जो पावर वो होल्ड करेंगे, जो उनके साथ, और फिर उसके साथ जो अटैचमेंट बनेगा, हम आज अभी कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा छुड़ाना 6 महीने के बाद, अजीत जी, चाहे देखिए, जितने आप भी निष्ठावान छुड़ाने हों। की बात कर रहे हैं। देखिए, अब भाजपा का मुख्यमंत्री है, और आगे चलकर आपकी हर बात भाजपा मान ही ले। देखिए, हाँ, पॉलिटिकल ये हिस्ट्री जरूरी नहीं। हम और आप जानते हैं। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनाए गए और जीतन राम मांझी को हटाया जाना था, आरजेडी की सहमति प्राप्त थी, आरजेडी को सहमत करना था। तो नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को हटाने के बाद भी किसी दलित को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और उनके पास उस वक्त 3 विधायक थे, रमई राम, उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक। तो नीतीश कुमार ने ये तीनों नाम लालू यादव के सामने भेजे
कि मैं इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हूं, आप कह दीजिए, आप अपना समर्थन दे दीजिए। लेकिन लालू यादव ने कहा कि नहीं, आप बनेंगे तभी, मैं इन तीनों नामों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। तो यह संभव नहीं है कि आगे चलकर बीजेपी जो आप कह दे कि इन्हें रख लीजिए, इन्हें हटा दीजिए, वैसा करेगी ही करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बीजेपी इस बात पर भी नजर रखेगी कि पॉलिटिकली कौन उसको सूट कर रहा है, क्या चीज बिल्कुल। उसके अनुकूल बन रही है। मान लीजिए कि अब अच्छा, अभी तो मान 85 एमएलए हैं और उसकी भले बहुमत पूरा करने के लिए जरूरत नहीं हो, लेकिन एक सद्भाव दोनों के बीच में है। हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति करती है ना। अगर बीजेपी अपनी राजनीति करेगी तो हम उसको गलत कैसे कहेंगे कि बीजेपी अपनी राजनीति करेगी, अपने को बड़ा करने की राजनीति अगर करेगी और उसमें जो लोग अभी जो लोग होंगे वो सूट करेंगे, तो फिर वो भी हो सकता है रेसिस्ट करे चेंज करने से। तो बिल्कुल। किसकी महत्वाकांक्षा नहीं जग सकती है? श्रवण कुमार की भी महत्वाकांक्षा जग सकती है, दूसरे लोगों की भी महत्वाकांक्षा। विजेंद्र यादव मान लीजिए 80 साल के हो गए तो छोड़ दीजिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 6 महीने 8 महीने बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा छुड़ाना। और फिर विजेंद्र बदमजगी यादव करके क्या आप जब बात कर रहे? छुड़ाइएगा तो पॉलिटिकली आपको अनुकूल नहीं है। विजेंद्र यादव की महत्वाकांक्षा देखिए ना, वह तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मैं मंत्री ही नहीं मतलब बनूंगा, कैसे उप नहीं? मुख्यमंत्री बन बिल्कुल, गए, उप मुख्यमंत्री बन बिल्कुल। गए। हाँ, 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 अरे उप मुख्यमंत्री बन गए और हमको बड़े ऑथेंटिक लोगों ने कहा कि 4 जगह फ़ोन किए उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने फ़ोन किए 4 जगह, उनके लोगों ने फ़ोन किए कि इनको बनना चाहिए। तो हम्म। अब लॉबिंग चल रही थी उनके लिए। तो जी। ये जब बन जाता है व्यक्ति, तो उसके साथ जो उसका स्वार्थ जुड़ता है, स्वार्थ शब्द नहीं भी कहें तो जो उसके साथ अटैचमेंट बनता है, जो लगाव हो जाता है, उसको बिल्कुल। छुड़ाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम्म। हम नीतीश कुमार ने तो एक बना दिया, मान लीजिए अभी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम बदल देंगे जब चाहेंगे, या श्रवण कुमार घर के व्यक्ति हैं। 6 महीने बाद की स्थिति क्या रहेगी कौन जानता है। और 6 हम्म। महीने में अगर एक बहुत बड़े पावर सेंटर के तौर पर निशांत कुमार नहीं इमर्ज होते हैं, तो फिर उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, शुरू ही नहीं होगा, मतलब शुरू ही नहीं हो बिल्कुल। पाएगा। तो हम्म। इसलिए जरूरी है, आज हम लोग बार बार उनके बारे में चर्चा इसलिए करते हैं, अगर उनको अभी अभी समय है, एमएलसी बनाइए उनको और पार्टी में कोई बड़ा पद दीजिए। जिस संगठन हम्म। महामंत्री का ही पद दे दीजिए, संगठन महासचिव का पद दे दीजिए, वो घूम तो रहे ही है ना, उनकी यात्रा तो होनी ही है ना। तो उनको आप बिल्कुल। संगठन महामंत्री बनाइए, पार्टी में हम्म। कोई बड़ा पद दीजिए, ऐसा पद और दीजिए जो संगठन अध्यक्ष। महामंत्री शायद खाली भी है, संगठन महामंत्री का पद हाँ, रिक्त भी है शायद। जी। बना दीजिए, बड़ा महामंत्री बना करके और उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए कि ये संगठन भी बिल्कुल। संभालेंगे और संगठन और सरकार के बीच तालमेल भी देखेंगे। हम्म। देखिए ये एक बड़ी बात होती है कि आप जैसे संघ में एक व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है हर बार, जैसे अभी अरुण हम्म। कुमार को अपॉइंट किया गया है कि वो संघ और भाजपा के बीच कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो हम्म। उस तरह से आप अपॉइंट कर दीजिए कि नितांत कुमार हैं, ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से संभालेंगे और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। और उनको हम्म। एमएलसी बनाइए, उनको पावर दीजिए। जब उनको शक्ति, उनको ताकत मिलेगी, उनका एक पावर सेंटर इमर्ज होगा, उनके उनके हाथ में ये चीज रहेगी कि वो सीधे सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेट करेंगे, दिल्ली के अपने मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उनका असर और उनकी छाया तमाम मंत्रियों के ऊपर और सरकार के ऊपर रहेगी। फिर बिल्कुल। जाकर के आगे उनको जो भी आप पोजीशन देंगे, उस पोजीशन के लिए वो फिट हो जाएंगे, उस पोजीशन में आप रखेंगे, कहीं से कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर ये हम्म। सोच रहे हैं नीतीश कुमार अपनी महानता के चक्कर में कि हम तो बड़े महान हैं, हम तो वंशवाद आज तक किए नहीं, तो आगे हमारे हमारे और थोड़ा रिटायर होने के बाद या थोड़ा और उम्र बीतने के बाद हो तो फिर कुछ नहीं होता, फिर आप नहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे। फिर तब तक बहुत सारी बिल्कुल। चुनौतियां आ जाएंगी, बहुत सारे चैलेंजेज आ जाएंगे। तो उन हम्म। चैलेंजेस के हिसाब से अभी वो जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, 6 महीने के बाद वैसा हैंडल नहीं होगा। तो इसलिए हम्म। निशांत को अभी पावर देना, पद देना, ये दोनों बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए उनको। जी। श्रवण कुमार का फैसला कितना सही है और क्या इसका असर होगा, ये हम लोग अभी थोड़े दिन में इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि वो किस हम्म। तरह से पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर सेंटर होने का इस्तेमाल करते हैं। देखिए विधायक दल के नेता हैं वो, उप मुख्यमंत्री भले बिल्कुल। दूसरे लोग हैं, लेकिन विधायक दल के नेता श्रवण कुमार है। तो ये हम्म। एक अलग कंट्राडिक्शन है कि अपनी पार्टी में उनकी पोजीशन बड़ी होगी या उप मुख्यमंत्री की पोजीशन बड़ी होगी, ये हम्म। देखने की बात होगी। विधायक दल के नेता तो ये है, तो ये वो विधायक दल का नेता बड़ा पद होता है भाई। और मतलब वहां एक सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर वो भी माने जाएंगे। विधानमंडल दल के नेता भले सम्राट चौधरी हैं, लेकिन ये भी सत्ता पक्ष के एक नेता है विधायक विधानसभा में। तो जी। ये सब इस पर ये सब ऑब्जर्व करना होगा। ज्यादा दिलचस्पी ज्ञानेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी उस पर तो नजर है सब लोगों की, चूंकि वो पहली सरकार बनी है। जेडीयू की राजनीति पर ज्यादा नजर है कि जेडीयू की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। दिल्ली में जेडीयू किस तरह से स्टैब्लिश करती है अपने को, चूंकि उपसभापति का पद तो अब चला गया जो उसके पास था, अब तो वो मनोनीत हम्म। सदस्य हरिवंश नारायण सिंह के पास बिल्कुल। चला गया। उसके बिल्कुल। बदले में जेडीयू को क्या मिलता है? हम्म। जेडीयू को क्या एक और मंत्री पद मिलता है? मंत्री पद मिलता है तो क्या संजय झा उस पर जाएंगे, जिन जो स्वाभाविक उसके एकदम नेचुरल क्लेमेंट है, स्वाभाविक दावेदार है हम्म। कि उनको मंत्री बनाया जाए। तो ये सब चीजें, अभी इन सब चीजों पर नजर आएगी। मंत्रियों में किन किन को बनाते हैं, नया मंत्री बनता है कि नहीं। देखिए 2009 में ज्ञानेश्वर जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने थे,
लेकिन उन्होंने अपनी एक टीम को मंत्री बनाया था। उसी समय बिल्कुल सारे लोग मंत्री हुए थे 2009 बिल्कुल। में, चाहे जितिन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, सचिन पायलट हो, आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये तमाम जो 35 साल की उम्र के लोग थे सब मंत्री थे उस सरकार में। तो हम्म, ये वो अपनी टीम बना रहे थे। हालांकि उस टीम के ज्यादातर लोग बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन हम्म। वो एक टीम बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। अभी फिर ये परीक्षा ये देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से नए लोग आते हैं या नहीं, नए हाँ, लोगों को देखिए जगह मिलती है। जो टीम निशान की बात हो रही है, लेकिन फिर इनर सर्किल के एक लोग ने कहा कि जिस तरीके से घिर गए हैं या घेर लिए गए हैं, अब टीम निशान से एंट्री की उम्मीद कम रखिए। और फिर देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो जो आज दिख रहे हैं टीम निशान के रूप में, वह बाद में बिल्कुल। दिखते हैं कि नहीं दिखते। चलते चलते विजय कुमार सिन्हा के बारे में कुछ बता दीजिए अजीत जी। देखिए, विजय कुमार सिन्हा के बारे में हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि उन्होंने रिमार्केबल काम किया, और जी। बीजेपी जेडीयू पूरी सरकार को ये बात उसके अनुकूल है कि कोई हम्म, व्यक्ति एक बहुत ही ताकतवर समूह के साथ, एक बड़ा ताकतवर जो विभाग है जहां लोग हैं, उसके हम्म, साथ टकराना चाह रहा है और अलोकप्रियता का खतरा उठा करके कोई काम करना चाह रहे हैं। ऐसे हम्म, बहुत कम लोग होते हैं। ये विजय सिन्हा ने किया था कि वो अलोकप्रिय होने की का जोखिम ले रहे थे, और हम्म, अलोकप्रिय हो भी रहे थे। एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो गया था, और पावरफुल वर्ग उनसे नाराज हो गया था। तो ये जोखिम वो उठा रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम लोग हैं करने वाले, वो कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक उनका एक, जैसा उन्होंने कहा बार बार की 3 पीढ़ियों से वो जनसंघ और बीजेपी इसकी राजनीति कर रहे हैं, लोग उनके परिवार के लोग करते रहे, वो भी करते रहे। वो अपना एक जुड़ाव उनका है, और ऊपर के बीजेपी के बड़े नेताओं का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनका हम्म, समर्थन प्राप्त है। तो इस ताकत से भी वो कर सकते हैं। अगर उनको सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी के लोग उनको समर्थन देते हैं वहां, तो एक बड़ा काम कर सकते हैं। जमीन के डिस्प्यूट समाप्त हो सकते हैं, जमीन के भूमि सुधार हो सकता है, और वो जो सबसे बड़ा करप्शन का एक अड्डा है वहां साफ सफाई हो सकती है, चाहे जितनी हो सके। तो बिल्कुल। इसलिए हम लोग ये बात पहले डिटेल में चर्चा किए थे। इसलिए हम्म, उनको बनाना सरकार के हित में ही है कि उनको बना करके और फिर उसी मिनिस्ट्री में ले आया जाए। टकराव भले थोड़ा किसी तरह से कम किया जाए, जो आपने कहा टकराव कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, उनको लाना चाहिए। और हमको लगता है कि उनको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तो खैर अब नहीं बनेंगे, लेकिन उनको मंत्रालय वो दे करके अच्छी उनको एडजस्ट किया जाएगा सरकार में, क्योंकि वो एक चेहरा बने हैं। और देखिए, हम जी लोग बिल्कुल सम्राट चौधरी का नाम किस वजह से 1 महीने 2 डेढ़ महीने से ले रहे थे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हम्म, बीजेपी ने उनको नेता के तौर पर तैयार किया था। तो बिल्कुल। बीजेपी के आला नेतृत्व ने ही विजय सिन्हा को भी तैयार किया है। हम्म, उनको उनको स्पीकर बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो एक नेता उनको भी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको ऐसे डंप नहीं करेगी। बीजेपी भी चाहेगी कि वो एक चेहरा इमर्ज किया है, तो उस चेहरे को एडजस्ट करें, उनसे काम ले, और वो जो काम अच्छा कर रहे हैं वो काम उनको करने दिया जाए। इसलिए वो सरकार में आएंगे और अच्छा काम करेंगे। चलिए, सरकार में आएंगे और अच्छा काम करेंगे तो बिहार की सियासत क्या चल रही है ये हमने आपको बताया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।